स्टूडेंट एमपी बोर्ड गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस सेट पेपर्स निकाले हैं जिससे कि 12th के बच्चों को एग्ज़ाम में थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्लास 12th इंग्लिश के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 1 या प्रैक्टिस सेट पेपर 1 स्टार्ट हम आज करने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश का सबको पता ही है 80 मार्क्स का पेपर होता है बच्चों, है ना, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, हम लोग कोई पैसेज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला पैसेज है, एंड्स आर कॉमन इंसेक्ट, मतलब एंड्स जो है कॉमन इंसेक्ट होती है, कॉमन यानी हर जगह दिख जाती हैं। देर आर मोर देन 12,000 काइंड ऑफ इन द वर्ल्ड, दुनिया में 12,000 से ज़्यादा टाइप की एंड्स पाई जाती है। काइंड यानी प्रकार होता है। दे आर बोर्न, जन्म लेती हैं, लिव है ना, जीवन जीती हैं, वर्क इन अ कॉलोनी। हाँ, अब यहाँ कुछ वर्ड है जो बहुत काम के, वर्क यानी काम करते हैं, कॉलोनी, इनके झुंड को कॉलोनी कहते हैं बच्चों, कॉलोनी सॉरी, चींटियों का झुंड कॉलोनी कहलाता है। विथ मेनी अदर एंड, जिसके अंदर बहुत सारी एंड्स यानी चींटियाँ रहती हैं। एन एंट गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब एक एंट की लाइफ में वो 4 तरह का स्टेजेस होती है। सबसे पहले एंट जब जन्म लेती है तो एग होता है, अंडा होता है, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा या ककून, और उसके बाद वो अडल्ट यानी बड़ी हो जाती है। एन एंट एग इज़ अबाउट द साइज ऑफ अ पीरियड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, मतलब क्या है कि जब भी कोई सेंटेंस खत्म होता है उसके आखिर में फुल स्टॉप लगा होता है ना, उसको कहते हैं कि उसका जो अंडा होता है इतने बड़ा होता है। कितना बड़ा, ये डॉट के बराबर, एक डॉट बना दो, इतना बड़ा उसका एक अंडा होगा ये। ठीक है, उन्होंने ये बोला है, क्या बोला है, एन एंट एग, एक एंट का जो एग है वो किस साइज का है, अबाउट द साइज ऑफ पीरियड। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेंटेंस, कोई सेंटेंस खत्म होता है जब हम फुल स्टॉप लगाते हैं उसके बराबर होता है। एन एग इज किडनी शेप्ड, इसका एग कैसा होता है, किडनी के शेप का होता है, सॉफ्ट होता है। इट हैज़ ए स्टिकी सरफेस, चिपचिपी सरफेस होती है उसकी, स्टिकी। इट कैन क्लम्प टुगेदर, ग्रुप में गुच्छा बना लेते हैं। विथ अदर एग, मतलब एक एग चिपचिपा होने की वजह से दूसरे एग्स के साथ एक गुच्छा सा बना लेता है, जैसे अंगूर का कैसे गुच्छा होता है उस टाइप से चिपचिपे होने की वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। दिस अलाउ अ ग्रुप ऑफ एग्स टू बी कैरिड अवे क्विकली इफ डेंजर अकर, ये तब फायदा करते हैं कि जब कोई दूसरा जानवर या कोई इनके ऊपर अटैक करता है तो ये गुच्छे को एक साथ उठा लेते हैं, एक अंडा उठाएंगे, 2 उठाएंगे, इसके बजाय ये पूरा गुच्छा उठाकर ले जाते हैं। ठीक है, सम एग्स डोंट सर्वाइव बिकॉज दे आर ईटन बाय अदर एंट, मतलब कुछ एग, कुछ अंडे जी नहीं पाते, सर्वाइव यानी जीना होता है, जीवन नहीं जी पाते। क्यों नहीं जी पाते, बिकॉज दे आर ईटन, उनको खाया जाता है। कौन खा जाता है उनको, दूसरी चींटियाँ, एंट खा जाती हैं, अदर एंट्स उनको खा जाती हैं। द एंड्स एग सेल डिवाइड फॉर 7 to 14 days एंड लार्वा अपीयर्स, मतलब 7 से 14 दिन के अंदर एग टूट जाता है और उसके अंदर से लार्वा, क्योंकि सेकेंड स्टेज क्या है, एग के बाद लार्वा बनता है, लार्वा बाहर आ जाता है। द लार्वा विल शेड इट्स स्किन अबाउट 3 times, लार्वा जो होता है 3 बार अपनी स्किन शेड करता है ना। इट ईट कॉन्स्टेंटली, और वो रेगुलरली कुछ खाता रहता है ना। इट विल गेट बिगर ईच टाइम इट शेड, जब भी वो शेड करता है, अपनी स्किन लेता है तो बड़ा होता जाता है साइज में लार्वा। द लार्वा सक्स अप द लिक्विड फ्रॉम द फूड ब्रॉट टू इट, मतलब लार्वा के पास जो भी खाना होता है उसके अंदर से वो लिक्विड को सक करता है, यानी चूस लेता है। सक अप मतलब होता है चूसना। ठीक है, सम टाइम एडल्ट एंड ईट फूड एंड स्पिट इट अप फॉर द लार्वा, मतलब कई बार क्या होती है, जो एडल्ट एंट होती है वो खाना खाती है और उसे थूक देती है, जिसको कि वो लार्वा अपने अंदर ले लेता है। द लार्वा विल ऑल्सो गेट हैरियर, लार्वा कैसा होता है, बाल वाला होता है, हैरियर यानी उसके लार्वा में बाल भी होते हैं। इट विल हैव हुक्ड लाइक हेयर, हुक कैसा होता है बच्चों, हुक ऐसा, हुक जैसा, हुक रहता है ना जिसके अंदर पर हैंगर्स में कैसे हमारे कपड़े टांगते हैं, उस टाइप से हुक्स जैसा होता है इसका, उसके हेयर हुक के शेप के होते हैं। These hairs allow group of them to be picked up and carried like the eggs, मतलब इन ग्रुप के अंदर फंस के एक कई बार इनके साथ जा सकते हैं अंडे। लार्वा डजेंट हैव एनी फीट, लार्वा के कोई पैर नहीं होते। इट कैन बेंड अ लिटिल टूवर्ड फूड, ठीक है, वो खाने की तरफ मुड़ जाते हैं। सम टाइप्स कैन ऑल्सो मूव अलॉन्ग अबाउट 25 days लेटर अ लार्वा चेंजेस टू अ प्यूपा, 25 दिन के बाद लार्वा जो है प्यूपा में चेंज हो जाता है, तीसरी स्टेज होती है प्यूपा इनकी। ठीक है, लाइक अदर इंसेक्ट एंट हैव जॉइंट लेग्स, उसके पाँव जो होते हैं जॉइंट होते हैं, जुड़े होते हैं।
3 बॉडी पार्ट्स एंड 2 एंटीना, उसके बॉडी के 3 हिस्से हैं, 3 बॉडी पार्ट हैं और 2 एंटेना होते हैं उसके अंदर। आपने देखा होगा ऐसे 2 ऐसे यूँ निकले होते हैं उनके हेड के ऊपर एंटीना टाइप में। द 3 बॉडी पार्ट्स आर कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन, तीनों बॉडी पार्ट के बाहर उसको कवर करने वाले पार्ट को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। एन एक्सोस्केलेटन इज अ स्केलेटन लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द देयर बॉडी, उनकी बॉडी के बाहर हिस्से में होता है ये। एन एंड्स हेड कंटेन इट्स ब्रेन, उसके माथे में, उसके हेड में ब्रेन होता है। इट ऑल्सो होल्ड 2 कंपाउंड आइज, 2 आँखें होती हैं। एंड फेरिंग्स होता है, क्या होता है, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, फेरिंग्स। द स्टार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, फेरिंग्स क्या है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग पार्ट होता है। द एंटीना आर अटैच टू द हेड, एंटीना किससे अटैच होते हैं, हेड से अटैच होते हैं। द मैंडिबल्स, उनके जो जॉज होते हैं, मैंडिबल्स यानी जॉ, हमारे जबड़े कैसे होते हैं, उनके जबड़ों को मैंडिबल्स कहते हैं। ऑन इट्स हेड, मैंडिबल्स कहाँ होते हैं, उसके हेड में होते हैं। कैन बाइट एंड च्यू फूड, जो बाइट यानी काट सकते हैं, च्यू मतलब चबा सकते हैं खाने को। 3 काइंड ऑफ एंट लिव इन अ कॉलोनी, एक कॉलोनी में 3 प्रकार की चींटियाँ रहती हैं। क्वींस आर एंट हु ले द एग्स फॉर द होल कॉलोनी, मतलब रानी जो चींटी होती, क्वीन, वो अंडे देने का काम करती है पूरी कॉलोनी के लिए, पूरे ग्रुप के अंदर जितने भी चींटियाँ रहती हैं। दे आर बिगर देन अदर एंड, वो थोड़े साइज में बड़ी होती हैं। दे वर फेड मोर एज लार्वा, ठीक है, ये बड़ी इसलिए हो जाती है कि लार्वा जब लार्वा स्टेज में रहती है तो ज़्यादा खाना खाती हैं, फैड ज़्यादा खा लेती हैं, इसलिए बड़ी हो जाती हैं। दे हैव विंग, उनके पंख भी होते हैं। इफ़ अ क्वीन शुड डाई, अगर क्वीन मर गई, द होल कॉलोनी फॉल्स अपार्ट, मतलब पूरी कॉलोनी उनकी फैल जाती है ना। देयर इज़ नो वन टू प्रोड्यूस न्यू एंट, नई चींटियों को, नए अंडों को जन्म देने वाला कोई भी नहीं रहता है। फीमेल वर्कर एंट 2, आगे इस पेज पे बताता हूँ। डू नॉट हैव विंग्स, उनके पंख नहीं होते फीमेल वर्कर के। दे गैदर फूड, उनका काम क्या होता है, खाना इकट्ठा करो। क्लीन, सफाई रखो। टेक केयर ऑफ यंग एंट, और जो बच्चे होते हैं, यंग एंट्स मतलब जो इनके बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना। ये सब काम किसके होते हैं, जो अदर एंट्स होती हैं क्वीन के अलावा। द मेल एंट्स, और जो चींटियों में भी जो आदमी वाले होते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना फीमेल वाले, तो मेल वाले जो एंट होती हैं उनका काम सिर्फ रिप्रोडक्शन, मतलब बच्चों के जन्म देने में सहायता करना, ठीक है। एंड डू नॉट वर्क, वो कोई काम नहीं करते, ठीक है। तो बच्चों इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा भी कहाँ से मिलने वाले हैं, वो भी देखिएगा। एन एंड गोज थ्रू फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कितनी स्टेज होती है, 2, 4, 3, 5। तो अब देखिए मैं आपको इसके आंसर के साथ ले चलता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कि एन एंड गोज थ्रू 4 स्टेजेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उसके जीवन काल की 4 स्टेज होती हैं, तो आंसर क्या होगा आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वा डज नॉट हैव एनी फीट, लार्वा के कोई पाँव नहीं होते, बिल्कुल सही है, ट्रू। कहाँ मिला था हमको ये, देखिए ये लिखा है, अ लार्वा डजेंट हैव एनी फीट, उसके कोई पैर नहीं होते, ठीक है। दूसरा आंसर समझ में आ गया आपको, लार्वा के पैर नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तुमने इसको ट्रू कर दिया। फिर विच ऑफ दीज इज लोकेटेड ऑन द हेड, हेड में क्या होता है, हमने भी पढ़ा था फेरिंग्स होता है, क्या होता है, फेरिंग्स। हमने देखा था ना बच्चों पीछे कि उसके हेड में क्या होता है, उसके हेड में 3 चीज़ें होती हैं, हेड कंटेन्स इज ब्रेन, है ना, उसकी आँखें और फेरिंग्स। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें फेरिंग्स ही एक ऑप्शन है जो सही है, बाकी ना 2 चीज़ें जो है ब्रेन और आइज़ है ही नहीं, सीधा फेरिंग्स है, तो ये 3 चीज़ें हट गई इसमें से, सही आंसर फेरिंग्स हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। एन एंट ब्रेन इज इन द थोरेक्स, सही नहीं है क्योंकि कुछ आया ही नहीं था हमारे पास। एंड डजेंट हैव लंग्स, ये भी उसमें कुछ कहीं से कहीं तक लंग्स की बात ही नहीं हुई, तो हमको पता ही नहीं सही है कि गलत। द, अगर नहीं पता तो इसका मतलब सही नहीं होगा वो। द थोरेक्स इज द चेस्ट एरिया, ये भी नहीं पता, थोरेक्स की कोई बात ही नहीं हुई वहाँ पर। वहाँ बात इस चीज़ की हुई कि क्वीन ले एग्स फॉर द होल कॉलोनी, हमने ये पढ़ा था कि क्वीन वो होती है जो पूरी कॉलोनी के लिए अंडे देती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। देखिए मैं बताता हूँ आपको कहाँ मिलेगा, ये लिखा है, क्वींस आर एंट हु ले द एग फॉर द होल कॉलोनी, ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एंट, एंट के एग का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन क्या है? एंट का एग कैसा, हार्ड होता है? नहीं, हमने पढ़ा था सॉफ्ट होता है और स्टिकी होता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड स्टिकी। ठीक है, कैसा होता है? एंड का एग सॉफ्ट और स्टिकी होता है। इट हैज़ अ स्टिकी सरफेस, ठीक है, और सॉफ्ट होता है। एन एग्स इज किडनी शेप्ड एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट होता है और स्टिकी होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही क्यों हुआ? क्योंकि ये कैसा होता है? सॉफ्ट एंड स्टिकी। दोनों चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी बच्चों। अगला क्या है? एन एंट एग इज अबाउट द साइज ऑफ, एक पॉइंट साइज का है, मतलब अ पीरियड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के आखिरी में जो पीरियड ऐसा डॉट बनाते हैं उसको कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द फीमेल वर्कर एंड, फीमेल वर्कर का काम क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था फीमेल वर्कर का काम क्या है? दे गैदर फूड, खाना इकट्ठा करना, साफ सफाई करना, क्लीन यानी साफ सफाई रखना, टेक केयर यानी ध्यान रखना, किसका? यंग वन यानी बच्चों का। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑल वर्क, ये सही है। गैदर फूड, बिल्कुल सही। टेक केयर ऑफ न्यू एंड, नई नई एंड का ध्यान रखना, तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। व्हाट हैपन्स इफ क्वीन शुड डाई, क्वीन अगर डाई कर गई तो न्यू एंट आर नॉट प्रोड्यूस, नई एंट कौन बनाएगा? अंडे तो कोई दे नहीं सकता, तो न्यू एंट आर नॉट प्रोड्यूस, हमने पीछे ये पढ़ा था। ठीक है, दिखा भी दूँ आपको, ये लिखा है इफ क्वीन शुड डाई देयर इज नो वन टू प्रोड्यूस न्यू एंट, कोई भी ऐसा नहीं है जो नई एंट को जन्म देगा। मतलब हमारा ऑप्शन जो था वो सही है। विच ऑफ दीज हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ क्लम्प, क्लम्प मतलब ग्रुप, गुच्छा, तो ग्रुप इसका सही आंसर है क्लम्प का। हाउ डज एन एंट च्यू एंड बाइट, तो च्यू एंड बाइट करती हो मैंडिबल से, किससे करती है? मैंडिबल से। मैं आपको दिखा दूँ कहाँ है इसका आंसर। द मैंडिबल जॉज ऑन द हेड विच कैन बाइट एंड च्यू फूड, ये आंसर यहाँ से निकल गया। ठीक है, चलो बच्चों, तो पहला पार्ट हमारा खत्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नोट मेकिंग। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके नोट्स बनाना है। ठीक है, और उसको एक सूटेबल टाइटल भी देना है। तो कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल पार्ट। ठीक है, कन्वर्सेशन क्या है? एक बहुत ही आसान टीचेबल पार्ट होता है, मतलब जिसको हर कोई पढ़ाना चाहता है और आसान होता है। ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड कंजर्वेशनिस्ट इज टू फाइंड अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट, जस्ट अ मिनट, मतलब आप अगर अच्छे कन्वर्सनिस्ट बनना चाहते हैं, मतलब अगर अच्छा कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, तो आपको किस चीज़ की बात करना पड़ेगी? इंटरेस्ट ऑफ यू एंड योर लिसनर, आपको उन चीज़ों की बात करना पड़ेगी जिसमें आपको अच्छा लगे और आपके लिसनर जो आपको सुन रहे हैं उनको भी अच्छा लगना चाहिए। जो आपसे बात कर रहे हैं दोनों के इंटरेस्ट की बात होना चाहिए। देयर आर 4 एग्जाम्पल नंबरलेस हॉबीज टू टॉक अबाउट, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नंबरलेस हॉबी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी हॉबी होती है, अपने शौक होते हैं, उसके बारे में हम लोग बातें करते हैं, है ना। आप आपके दोस्त अगर बात कर रहे हो तो किस टॉपिक पर करोगे? आपके बीच में कुछ कॉमन चीज़ों की, जो आपको अच्छा लगता है उसको अच्छा लगता है, या उसको अच्छा लगता है आपको नहीं लगता, इस टाइप की चीज़ों पर डिबेट या बातें होती रहती हैं, कन्वर्सेशन होता रहता है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू मस्ट टॉक अबाउट अदर फेलोज हॉबी। लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं तो हमें हमारे सामने वाले अदर फेलो की हॉबी की बात करना चाहिए, अपने अलावा, रेदर देन योर ओन, अपने खुद की बात करने के बजाय हमको बात करना चाहिए अदर फेलो की, जो आपके सामने है उसकी। देयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलैरिटी, यही आपकी पॉपुलैरिटी का सीक्रेट होगा। टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट द थिंग दैट इंटरेस्ट देम, आपके दोस्तों से उन चीज़ों की बात करो जो उनको अच्छा लगता है। एंड यू विल गेट अ रेपुटेशन फॉर गुड फेलोवरशिप, तो आपके बहुत सारे फेलोवर होते जाएंगे धीरे धीरे देखा जाए तो। ठीक है, एंड अ ब्रिलियंट माइंड, देयर इज नथिंग दैट प्लीजेस पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन योर इंटरेस्ट, मतलब अगर आप उनके इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट जगाओगे तो वो आपके साथ कन्वर्सेशन करना बहुत अच्छे से पसंद करेंगे। इट इज़ जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट सब्जेक्ट टू अवॉइड एंड व्हाट सब्जेक्ट टू सेलेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन, मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि किन चीज़ों को हमारे कन्वर्सेशन में हम रखें और किन को नहीं रखें। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू सेट डाउन एज अ वेट ब्लैंकेट और अ बोर, ठीक है,
बी केयरफुल टू अवॉइड सर्टेन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट, मतलब इन लाइन का मीनिंग ही निकलता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कन्वर्सेशन से कोई बोर ना हो, ठीक है। ये वेट ब्लैंकेट, मतलब वेट ब्लैंकेट के आपके सर पे अगर वेट ब्लैंकेट रख दिया, गीला ब्लैंकेट, तो कितना भारी हो जाता है ना। तो ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात ना करें जिसको लोग सुनना नहीं चाहते, इसका मीनिंग ये निकलता है, जो उनको बोर कर रहा है। बी केयरफुल टू अवॉइड सर्टेन अनप्लीजेंट सब्जेक्ट, कुछ अनप्लीजेंट चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अवॉइड टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने आप के बारे में बात मत करो, आप उनके बारे में बात करो जिनसे बात कर रहे हो। अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो, जब तक आपको बोला ना जाए अपने बारे में ना बताएं, ठीक है। पीपल आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन प्रॉब्लम, लोग उनकी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड रहते हैं, ना कि आपकी, ठीक है। नॉट इन योर्स। सिकनेस और डेथ बोर एवरीबडी, हर किसी को बीमारी और डेथ बोर करता है, ठीक है। द ओनली वन हु विलिंगली लिसन्स टू सच टॉक इज डॉक्टर, वो सिर्फ ये बात डॉक्टर से करना पसंद करते हैं, बट ही गेट्स पेड फॉर इट, और उसके लिए वो पैसा भी देते हैं। तो बच्चों ये पैसेज, ठीक है, आपके कन्वर्सेशन को अच्छा करने के बारे में था कि आप किन चीज़ों पे बात करोगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, ठीक है। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए अच्छा टॉपिक है। चलिए, हमको तो हमारा काम करना है, हमें इसके ऊपर नोट्स लिखना है। तो स्टूडेंट चलिए हम इसके टाइटल और इसके बारे में बात करते हैं। तो टाइटल आप क्या दे सकते हो इसको? टाइटल आप दे सकते हो कन्वर्सेशन हाउ टू ड्रॉ लिसनर, लिसनर्स को कैसे अच्छा कन्वर्सेशन के लिए रोक सकते हैं, ड्रॉ लिसनर्स। नोट्स में आप क्या बनाओगे? नोट्स बनाने में बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ टॉपिक लिखते हैं। जैसे कन्वर्सेशन आपने पढ़ा लाइन में, कन्वर्सेशन आपने क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइफ का कन्वर्सेशन, बात करना बहुत ज़रूरी है। अकेला व्यक्ति डिप्रेशन इन चीज़ों में चला जाता है। टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट वन नीड टू फाइंड अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर द लिसनर, आपको अगर अच्छा कन्वर्सेशनिस्ट बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रखना पड़ेगा अपने लिसनर्स के लिए। अब ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया, लेकिन आप पेपर में से कैसे कर पाओगे, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने जो नोट बनाए उसकी पहली लाइन थी कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल ऑफ ऑल, मतलब सबसे आसान और ज़रूरी चीज़ें, है ना। ये पहला पॉइंट हमने यहाँ से लिया, जो मैंने आंसर आपको दिखाया था अभी, उस आंसर में पहला पॉइंट यही था, क्या था कि कन्वर्सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ। तो हमको ये कहाँ से मिला, ये पहली लाइन से मिला। अगर आप अच्छे कन्वर्सिस्ट बनना चाहते हो तो आपको सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ेंगे, अच्छे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात करना पड़ेगी। तो ये दूसरा पॉइंट है जो हमको वहाँ से मिला। क्या मिला पॉइंट? वहीं से मिला, हमने बुक से जो सॉल्यूशन था वहीं से लिखा है हमने। क्या? टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट वन नीड टू फाइंड एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर लिसनर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स दैट इंटरेस्ट, है ना। टू, यहाँ से देखो आप, टू बिकम अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट इज टू फाइंड अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू एंड योर लिसनर, मतलब आपको अच्छे सब्जेक्ट लेना पड़ेंगे, है ना। यही आपको पेपर में से देख देख के बच्चों भरना होगा, है ना, इसे ध्यान रखना। चलिए इसके बाद फिर क्या है हमारे पास, फिर अगला, इसके बाद हमने पढ़ा था तो बोरिंग टॉपिक और पर्सनल इशू। बोरिंग टॉपिक है पर्सनल इशू, तो अवॉइड कंटिन्यूस कन्वर्सेशन और पर्सनल इशू, हमको हमारे इशू पर बात नहीं करना चाहिए। और सिकनेस और डेथ जो है वो बोर करते हैं हर एक किसी को, है ना। ये हेडिंग दूसरी पढ़ी हमने, देखो हम नोट बना रहे हैं। नोट मतलब कि इस लेसन को पढ़ के, इस पार्ट को, इतने से हिस्से को पढ़ के हम उसमें से क्या समझ पाएँ उसको लिखना है हमें, नोट वही होता है। तो बोरिंग टॉपिक और पर्सनल इशू यहाँ पर एक टॉपिक बन गया था हमारा। हमने क्या देखा था कि भाई सिकनेस और डेथ जो है वो हर किसी को बोर करते हैं, है ना। और अपने आप के बारे में बात करना भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको ऑन सेल्फ के, अपने आप के बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा हमारा नोट था। फिर हमने देखा था इंटरेस्ट, अब बोरिंग टॉपिक ये है तो अगली चीज़ हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है लोगों के लिए। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकते हैं लिसनर लाइक वीटी कन्वर्सेशन, इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट कन्वर्सेशनिस्ट विन एवरीवन। जो इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट कन्वर्सेशंस होते हैं वो हर किसी का दिल जीत लेते हैं।
ठीक है, तो ये कुछ नोट्स थे, आप अपने मन से और भी कुछ तैयार कर सकते बच्चों। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। You are the cultural secretary of your school government higher secondary school Datia, which is going to organize a Bal Mela on Children Day. Design a poster to inform the student about the various activities. तो बच्चों को करना क्या है, क्वेश्चन ये है कि डिज़ाइन करो एक पोस्टर टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट अबाउट द वेरियस एक्टिविटी इन मेला। मेला में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है ये समझो, आपको करना क्या है, और आपको क्या करना है, आस्क द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन इट, और आप अपने स्टूडेंट या दोस्तों को बोलो कि भाई पार्टिसिपेट करो, है ना। इसके लिए बच्चों इस चीज़ के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। ये तो चलो एक टॉपिक, ऐसे कई टॉपिक के ऊपर आंसर क्वेश्चन आ सकता है, तो हम बहुत सारे आपको लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर देख लेना। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। तो बच्चों एक टाइप का पोस्टर है, पोस्टर आप खुद भी कुछ भी बना सकते हो। पोस्टर पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही, लेकिन एक आइडिया आपको मिल जाएगा भाई पोस्टर क्या होता है, एक चित्र होता है एक टाइप का। तो भैया हमने क्या करा, बाहर एक रेक्टेंगल बनाकर वहाँ लिख दिया बाल मेला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी दतिया। ठीक है, ये आप चाहो तो इधर भी लिख दिया आपने, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, चारों जगहों पर। अंदर फिर हेडिंग डाल दी बाल मेला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर कब हो रहा है भाई, तो ऑन चिल्ड्रन डे 14 नवंबर। इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमको बताना होती है क्या क्या होने वाले। भाई बाल मेला है तो लोग क्या करने आएंगे, मस्ती एंजॉय। तो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़, गेम्स, स्टोरी बुक्स, कलर्स, बैलून, शॉप्स, फूड स्टॉल्स। ठीक है, फूड स्टॉल लगेंगी, प्राइजेस मिलेंगे, स्विंग्स, झूले होंगे, ETC बहुत सारी चीज़ें होंगी। टाइम डाल दिया 10 AM to 8 PM। अब आप कौन हो भैया, कल्चरल मिनिस्टर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दतिया। ठीक है, ये आपका पोस्टर हो गया। ठीक है, वैसे कई इंटरेस्टिंग पोस्टर्स के लिए आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हैं, हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्या है, इसी के और में आपको आया है, इसी के और में आपसे पूछा है कि आप हो S राजन। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में जो ये जगह लिखी होती है आपको वही लिखना। आप किसी भी स्कूल के बच्चे हो, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप हो S राजन बड़वानी के, तो आप वही हो। आपको क्वेश्चन में पेपर में वही लिखना है। ठीक है, अपने नाम की जगह आपको अपना नाम नहीं लिखना है, S राजन लिखना है। आप इंदौर के हो, भोपाल के हो, लेकिन आपको लिखना है कि आप कहाँ के हो क्वेश्चन में, बड़वानी के। ठीक है, यू वॉन्ट टू लेट योर फ्लैट, मतलब आप अपना फ्लैट किराए से देना चाहते हो। राइट आउट एन एडवर्टीजमेंट, आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है जो कि आप किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाहते हो, पब्लिश इन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, चलो बच्चों ये भी देख लेते हैं। ये देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें भी अपना लॉजिक लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि आप यही देखेंगे, है ना, पर कुछ विशेष खास भी नहीं है। टू लेट आपने लिखा, आपने क्या लिखा यहाँ पर कि अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस अ वेल फर्निश्ड इंडिपेंडेंट हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। भाई घर में यही लिखोगे ना कि घर कैसा है, अवेलेबल है, रेंट पर एक घर कैसा है, वेल फर्निश्ड है, इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे का प्रॉब्लम नहीं है, एक जगह पे एक व्यक्ति रह सकता है, इस टाइप से। रेसिडेंशियल, रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इट हैज़ 2 स्टोर रूम, 2 स्टोर रूम है, स्मॉल किचन है, छोटा सा किचन है। टू बी यूज्ड एज अ कैंटीन की तरह यूज़ कर सकते हो। एक बिग स्पेशियस हॉल है एंड अ सेपरेट बाथरूम है, गैराज है एंड अ सर्वेंट क्वार्टर्स, मतलब किसी सर्वेंट के लिए भी वहाँ एक रूम सा बना हुआ जहाँ रख सकते हो अपने सर्वेंट नौकर को। इज़ ऑल्सो देयर इन अ कॉर्नर, इट इज़ 2 साइड ओपन नियर द मार्केट, मतलब इसका घर के 2 गेट्स कह सकते हो, जो एक मार्केट की तरफ निकलता है और एक MCD पार्क की तरफ होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट कितना चाहिए, 15,000 पर मंथ। प्लीज़ रिंग, इस नंबर पर फ़ोन लगाएं और सी या फिर इस एड्रेस पर आकर मिलें, वसंत कुंज बड़वानी। ये काफ़ी बिग है, आप चाहो तो बच्चों यहाँ तक भी रोक सकते हो, छोटा सा, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा लिखो। जो बच्चे ज़्यादा याद नहीं कर पाते वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, एड्रेस डालेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन पूरा लिखें तो थोड़ा अच्छा लगता है, बट फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं याद कर पाते, उनके लिए इतना काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट है, यू आर अभिषेक सक्सेना रिसाइडिंग एट 54 DIG कॉलोनी इंदौर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप क्या हो, इस क्वेश्चन में आप अपनी जगह अभिषेक सक्सेना लिखोगे। ये चीज़ ध्यान रखना,
आपका एड्रेस ये लिखोगे आप, भले ही आप कहीं पर भी रहते हो। आपको क्या करना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। आपको किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, कंप्लेन करना है अगेंस्ट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी। ठीक है, लाउड स्पीकर के ऊपर यहाँ एप्लीकेशन लिखना है। अब ये जो लेटर है ये बहुत सारे लोगों को लिखा जा सकता है। जैसे ये इस क्वेश्चन में एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर बोला है, ये कलेक्टर को लिखा जा सकता है ना, हमारे एसपी साहब को लिखा जा सकता है, पुलिस में भी दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी आ सकता है ना। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, तो स्टूडेंट ये है आपके लिए लेटर, ये एक्चुअली कॉमन लेटर दिया है बच्चों, है ना, इसमें वो चेंजेस नहीं किए हैं जो करना चाहिए था। मैं आपको बता दूं यहाँ क्या होगा, यहाँ आप अपना एड्रेस डालोगे, जैसे यहाँ लिखा है कोई एड्रेस लिखा है किसी न किसी चीज़ का, तो यहाँ पर आप कौन सा डालोगे, यहाँ पर आप एड्रेस डालोगे ये 54 DIG कॉलोनी इंदौर। क्या लिखोगे, इस एड्रेस की जगह आप इस क्वेश्चन में लिखोगे 54 DIG कॉलोनी इंदौर। यहाँ पर आप आज जिस दिन पेपर होगा उस दिन की डेट डालोगे। टू द कलेक्टर की जगह, है ना, टू द न्यूज़ एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, किस चीज़ के बारे में लिखा है, एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो किसी न्यूज़पेपर के बारे में लिखोगे, यहाँ लिखोगे टू द एडिटर, टू द एडिटर। यहाँ पर न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर लिख दो, या ऐसे लिख सकते हैं न्यूज़पेपर ABC न्यूज़पेपर XYZ न्यूज़पेपर। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंदौर। फिर सब्जेक्ट न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर, इसके बाद आप ये कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा बच्चों, क्योंकि हमारे चैनल पे इन सब चीज़ों के ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखे हैं, तो आप उसको देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं इसका आंसर पूरा दिखा देता हूँ, ये ठीक है, और ये ठीक है स्टूडेंट्स, इसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे टीचर्स ने ऑलरेडी ये इस पर बना रखा है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइसिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग NDA एग्जाम। ये लेटर भी, इसका भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, क्योंकि ये पार्ट बच्चों बड़े हैं और याद करने के ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखे हैं। इसके बाद बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में एक तो न्यूज़पेपर इनपुट होते हैं, और इसके और में आपको दिया होता है ऐसे, क्या दिया होता है, ऐसे। तो जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं, है ना, जैसे ये लिखा है बेनिफिट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी साइंस के बारे में आप लोगों ने याद करा होगा, वंडर्स ऑफ साइंस, वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई सा भी एक ऐसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये पॉल्यूशन अ ग्रेट चैलेंज, है ना, ये यहाँ से मैं आपके लिए दिखा देता हूँ, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, इसके अलावा ये कोविड के ऊपर भी आ सकता है, तो ये कोविड का देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग हमारे मेन सेक्शन पे आते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत मेहनत करना है और जिसमें आपको बहुत ज़रूरी है, वो मैं बताता हूँ। ग्रामर सेक्शन बच्चों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये देखिए आप, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सुरेश इज डैश बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, ए एन और द। अब यहाँ पर बच्चों जनरली ए आना चाहिए। ठीक है, क्यों ए आना चाहिए, क्योंकि हमको सिखाया जाता है कि जब हम ए और एन लगाते हैं तो यहाँ पर अगर बी है मतलब वोवल है, AEIOU को वोवल कहते हैं, AEIO और यू को क्या कहते हैं, वोवल। जब यहाँ पर मुझे AN या द लगाना, और यहाँ पर क्या है, बॉय है जो कि बी से चालू हो रहा है और वोवल नहीं है। जहाँ वोवल होता है वहाँ एन लगता है, और जहाँ वोवल नहीं होता वहाँ पर ए लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन द सही है। तो द कहाँ कहाँ लगता है वो समझ लो। द लगता है हमेशा सुपरलेटिव चीज़ों में बच्चों। कहाँ लगता है, सुपरलेटिव यानी प्रॉपर नाउन्स में। यहाँ पर एक सिर्फ ये होता है सुरेश इज़ अ बॉय, अगर ये आगे की चीज़ नहीं लिखी होती तो मैं लिखता अ बॉय, लेकिन यहाँ लिखा है कि वो कौन है, वो व्यक्ति है हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन मेरिट, वो व्यक्ति है जिसने मेरिट लिस्ट में नाम कमाया है ना। जो मेरिट लिस्ट होती है ना उसमें नाम आया उसका, इसका मतलब वो एक स्पेशल व्यक्ति हो गया, और स्पेशल व्यक्ति के आगे हमेशा द लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या आया द। हाउ डैश टाइम, तो हाउ मच टाइम।
जब कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है तो वहाँ मच आता है, अगर चीज़ें फिक्स हो तो मे नहीं आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हाउ मच ही इज़ गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है। इंग्लिश इज़ स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक, तो बच्चों इसका आंसर आएगा स्पोकन। अभी क्यों आया वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। ये एक्चुअली पैसिव फॉर्म है, एक्टिव नहीं है। अगर ये एक्टिव फॉर्म होता ना तो इसके बाद लगता है आईएनजी तो स्पीकिंग हो जाता, लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? इंग्लिश इज स्पोकन। ये आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाते हैं ना, उसमें से पैसिव सेंटेंस है, और पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश इज स्पोकन। सो क्लियर हो बच्चों? बच्चों नेक्स्ट है द मैन डैश द पुलिस इज अरेस्टेड हैज नाइट लास्ट नाइट इज अ बिग थीफ। तो बच्चों इसमें आएगा वूम। द मैन मतलब वो आदमी जिसको, जिसके के लिए यहाँ होता है वूम, वो आदमी जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। तो द मैन वूम द पुलिस अरेस्टेड, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? वूम। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन। तो बच्चों ये जो नो सूनर है और देन, एक्चुअली ये एक टाइप का कंजक्शन वर्ड कह सकते हो इनको, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। तो ये नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, जहाँ भी नो सूनर लगा हो ध्यान रखना उसके साथ THN देन ही आता है, नो सूनर देन। अब है डू एज डायरेक्टेड, मतलब यहाँ आपको क्या होता है, जैसे ये सेंटेंस लिखा और उसके नीचे आपको क्या करना है वो बताया जाता है, इसको कहते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो इस क्वेश्चन में सीता डज नॉट सिंग, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस खत्म हुआ। शी डज नॉट डांस। कंबाइन द सेंटेंसेस, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, और यूजिंग नाइदर नॉर, है ना, कोई इसको इसको नीदर भी पढ़ता है ना, कोई कोई नाइदर पढ़ता है, ठीक है। नीदर नॉर या नाइदर नॉर दोनों ही सेम है, मतलब सही है, सेम नहीं है, सही है। सीता डज नॉट सिंग, बच्चों ये नेगेटिव सेंटेंस है। सीता गाना नहीं गाती है और सीता डांस भी नहीं करती है। इसको अगर इन दोनों की यूज़ से करना है तो ये दोनों वर्ड ही नेगेटिव है, खुद से, खुद में ही नेगेटिव है दोनों सेंटेंस। यानी दोनों वर्ड जो नाइदर और नॉर है ये अपने आप में क्या है? नेगेटिव वर्ड्स ही हैं। तो इसको अगर कंबाइन करना है तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले नाइदर ही आएगा, नाइदर सीता। अब जब नाइदर यूज़ कर लिया ना तो ये बीच में जो डज नॉट है नेगेटिव वर्ड ये हट जाएगा। तो नाइदर सीता सिर्फ सिंग आएगा, लेकिन सिंग नहीं आएगा, वो सिंग्स आएगा, क्योंकि सीता एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट टेंस में एस लगता है। तो नाइदर सीता सिंग्स, नाइदर सीता सिंग्स, एक सेंटेंस खत्म हुआ। देखो सीता आ गया यहाँ पर, डज नॉट हटाना था तो सिंग आना था, लेकिन सीता सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में सिंग्स लगता। मुझे कैसे पता चला है प्रेजेंट है? क्योंकि जहाँ डू और डज होते हैं वो प्रेजेंट होता है बच्चों, ध्यान रखना। तो नाइदर सीता सिंग्स, यस है। फिर आएगा नॉर शी, यहाँ भी नेगेटिव सेंटेंस हटेगा, ध्यान रखना। नॉर शी, यहाँ पर भी डज है, मतलब डांस में भी एस लगेगा, लेकिन डांस में एस की जगह ES लगता है, तो डांसेस हो जाएगा, ठीक है, डांसेस। ओके, लेकिन यहाँ ऑलरेडी ई था इसलिए सिर्फ एस लगाया है ना। तो नाइदर सीता सिंग्स नॉर शी डांसेस, ये इसका सही आंसर है बच्चों, समझ में आया है ना। नॉट, नेगेटिव वर्ड्स हटाना है जब नाइदर नॉर है ना यूज़ करोगे। तो नाइदर आ गया मतलब पहले से ही नो है, तो फिर डज नॉट का मीनिंग खत्म हो जाता है। चलिए, इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। अनलेस, बच्चों ये भी आना ही आना है, हर पेपरों में अनलेस है, मतलब अनलेस का आएगा। तो अनलेस को कैसे करते हैं मैं बता दूं आपको। यहाँ पर भी वही काम होगा जो ऊपर था। इफ़ राजेश डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस को हटा देते हैं, मतलब अनलेस भी नेगेटिव वर्ड ही है, अगर अनलेस का यूज़ करोगे तो यहाँ से डज नॉट हट जाएगा। तो फिर से देखो, अनलेस किसकी जगह पर आता है? अनलेस आता है इस इफ़ की जगह पर। इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ, तो यहाँ लगेगा अनलेस, अनलेस राजेश। अब ये नेगेटिव वर्ड हट जाएगा, है ना। अब ये डज है मतलब प्रेजेंट है, तो एक्ट की जगह वो हो जाएगा एक्ट्स नाउ। अगला सेंटेंस सेम रहेगा, ही विल लूज एवरीथिंग, ही विल लूज एवरीथिंग, नेक्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ही विल लूज एवरीथिंग,
बच्चों समझाने की चीज़ें इसलिए इतना समझाया मैंने, ये जो ऊपर जो पैराग्राफ और ऐसे मैंने छोड़ दिए थे सिर्फ याद करने के, इसलिए आप लोग इनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला, द जर्नी वॉज लॉन्ग, और इसके बाद है एवरीवन एंजॉयड इट। फिर से कंबाइन करना है आपको सेंटेंसेस को, लेकिन दो लगाना है। दो का मतलब होता है फिर भी, जैसे हम बोलते हैं ना कोई काम खराब हो गया फिर भी मज़ा आया, या कुछ ऐसा कि यहाँ ये बोलना चाह रहा था जर्नी बहुत लॉन्ग, जर्नी लंबी थी लेकिन एवरीवन एंजॉयड, लेकिन लोगों ने उसको एंजॉय किया, हर कोई ने उसको एंजॉय किया। तो ये दो जो है ना वो स्टार्टिंग में लगेगा, सिर्फ स्टार्टिंग में दो जोड़ दो, दो ये जोड़ोगे, उसके बाद पूरा एज इट इज़ लिखोगे, यहाँ पर इसको कॉमा कर देना, क्योंकि जोड़ रहे हो, दो सेंटेंस जोड़ रहे हो तो फुल स्टॉप हटेगा बीच में से, ध्यान रखना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्क्स कट सकते हैं। दो, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, दो द जर्नी वॉज लॉन्ग एवरीवन एंजॉयड इट, ठीक है, एवरीवन एंजॉयड इट। चलिए, शी हर्ट हर फ्रेंड, चेंज सेंटेंस इनटू नेगेटिव। बच्चों कौन सा फॉर्म है, शी हर्ट हर फ्रेंड, ये है पास्ट टेंस। कैसे पता चला मैं समझा दूँ आपको बच्चों, तो ये पता ऐसे चलता है बच्चों, जो सबसे पहले ये वर्ड लिखा है शी, आप लोगों के 12th में आगे इतना तो पता ही होगा कि ये एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज़, एम, आर, वॉज, वर, डू, डस, इसका मतलब या तो ये प्रेजेंट है या ये पास्ट है, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है, ये जो वर्ब है हर्ट, इसके आगे एस होना चाहिए था, प्रेजेंट में हमेशा शी के साथ एस लगता है वर्ब में, लेकिन यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट है, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट दोनों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है नॉर्मल सेंटेंस में, नॉर्मल मतलब जिनमें नेगेटिविटी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो शी हर्ट हर फ्रेंड की जगह शी क्या करना है, नेगेटिव। तो अब यहाँ पर नेगेटिव लगाते समय जब आप नेगेटिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो शी डिड नॉट हर्ट हर फ्रेंड, सिर्फ यहाँ बीच में डिड नॉट लग जाएगा, शी डिड नॉट हर्ट हर, बच्चों फ्रेंड लिख लेना क्योंकि जगह नहीं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, फ्रेंड, समझ गए ऐसे। आई डोंट नो वाई ही हैज़ कम हियर, यहाँ पर आपको क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर, क्लॉज को। तो ये कौन सा क्लॉज है, तो यहाँ पर बच्चों ये है एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज। हमारा नेक्स्ट है, द मैन इज़ माई नेबर, द मैन इज़ टॉकिंग टू योर अंकल। दो सेंटेंसेस है, इनको ज्वाइन करना है यूजिंग अ एडजेक्टिव क्लॉज। तो बहुत आसान है, द मैन, फिर उस मैन को डिस्क्राइब करना है, तो द मैन हु इज़ माई नेबर, तो क्या लिखोगे, द मैन हु इज़ माई नेबर, जो कि क्या है, मेरा नेबर है। उसके बाद फिर से द मैन नहीं आएगा, सीधा यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, इज़ टॉकिंग टू योर अंकल, यहाँ से यहाँ तक, इज़ टॉकिंग टू योर अंकल, जो कि आपके अंकल से बात कर रहा है। क्लियर है बच्चों। तो एडजेक्टिव क्लॉज में हमने हु से जोड़ा, द मैन हु इज़ माई नेबर, हु इज़ माई नेबर, यहाँ से हु लगाया, उसके बाद इज़ माई नेबर, और फिर द मैन हटा के सिर्फ इज़ टॉकिंग टू योर अंकल, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, जो कि आपके एक्सट्रैक्ट है बच्चों। क्वेश्चन 8 है क्या, क्वेश्चन 8 को पढ़िए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट मतलब किसी पार्ट में से लिए गई लाइन से, कोई लेसन में से, ठीक है। तो ये कौन सा लेसन है, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन। बच्चों पहले जो लेसन है आपका लास्ट लेसन, उसी में से लिया गया है, आपके इंग्लिश के फर्स्ट लेसन में से लिया गया है। आई शैल गिव यू द ऑर्डर, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्स एंड लॉरेन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। मतलब आपने ये लेसन तो पढ़ा होगा बच्चों, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। ये वो लेसन फर्स्ट में से है जिसमें वो बता रहे हैं कि ऑर्डर बर्लिन से आ गया है कि अब आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये फ्रेंच जो है आज ये लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप बहुत अटेंटिव रहो। वॉट इज़ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, ओह द रेंचेस दैट वॉज what they had put up at the town hall, my last French lesson, why I hardly, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, देखिए
विच ऑफ दिस ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से कौन से ऑर्डर आए थे? तो भैया बर्लिन से ऑर्डर ये आया था कि अब आपको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, है ना। जो इस लेसन को पढ़े उनको पता होगा कि नो फ्रेंच टू बी टॉट, टॉट यानी टीच का सेकेंड फॉर्म होता है टॉट, तो नो फ्रेंच टू बी टॉट, अब कोई फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा। सेकेंड है वाई डज एम हेमल वॉन्ट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, वो अटेंटिव रहने को क्यों कह रहे हैं आपको एम हेमल? बिकॉज इट इज़ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो लेसन है वो उनका आखिरी लेसन है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। विच ऑफ दिस सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रेंच, आपने क्वेश्चन आंसर भी पढ़े होंगे कि फ्रेंच को ओल्ड फ्रेंड कौन लग रहा है? उसकी किताबें, क्योंकि अब वो उसके पास से जाने वाली हैं, मतलब जाने का मतलब वो उसको अब स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएंगी, वो रख तो सकता है, तो ये बुक्स उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हैं फ्रेंच की। वॉट इज़ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप का मीनिंग क्या है? इट इज़ स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो सोचा ना था वो हो गया, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। Which of these moods did French express when he was told that it was his last lesson? Repenting and sorrowful, ये उसका मूड था उस समय पे सुनने के बाद, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। ठीक है, तो ऐसा एक एक्सट्रैक्ट आएगा जिसमें से आपको करना है, हो सकता है ये या इसके जैसा कोई आए। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है लेकिन ये पोएम का है बच्चों। But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you seen, Amma." ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। आपने पढ़ा होगा ये माई मदर एट 66 वाला जो पोयम है, पहली पोयम है, उसी का है ये, फर्स्ट पोयम का है ना। तो वो अपनी मदर के बारे में बताती हैं इसमें कि उनका जो चेहरा है वो कैसा है, लेट विंटर मून के जैसा है। यही पहला क्वेश्चन है। विच ऑफ दिस हैज़ द पोएट कंपेयर, मतलब पोएट ने अपनी माँ के चेहरे को किस चीज़ से कंपेयर किया था? तो लेट विंटर मून से कंपेयर किया था, अपनी मदर के चेहरे को किया था कंपेयर लेट विंटर्स मून से। विच ऑफ दिस वॉज द रीजन ऑफ मदर पेल फेस, मम्मी का जो उनकी मदर है उनका जो फेस है वो पेल क्यों पड़ गया? उसका कारण था कि मदर की एज हो चुकी थी, ओल्ड एज की थी, और डिप्लेटिंग, और एज जब बढ़ जाती है तो एनर्जी शरीर में कमी रहती है। तो ये और ये दोनों आंसर सही है कि ओल्ड एज की वजह से और डिप्लेटिंग एनर्जी की वजह से, एनर्जी की कमी की वजह से। द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज, इसको किसने लिखा है? इस पोएम को लिखा था कमला दास ने। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलें। ओके, और ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट है हमारे सप्लीमेंट्री रीडर में से। ठीक है। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शोकाल्स्टिक हेडिंग टूवर्ड द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका। तो ये आपने पढ़ा होगा, एक लेसन था जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये वो लेसन है। ठीक है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है। माई जर्नी बिगेन इन 1309 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है द अबाउट टेक्स्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर। अभी किस चैप्टर में से लिया गया? सबसे पहले बच्चों आप सारे लेसन्स के चैप्टर के नाम और उनके राइटर्स को याद कर लो। तो ये है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से। हु इज़ आई, इस क्वेश्चन में, इस सेंटेंस में आई कौन है? तो ये आई है तिशानी दोषी, जो इसके राइटर है वो ही है इसके अंदर आई, तिशानी दोषी। व्हाट वॉज एकेडमिक शोकैल्स, क्या होता है ये बच्चों? ये एक पानी के अंदर चलने वाली चीज़ है, जैसे कि कोई बोट हो सकती है, कैनोई हो सकती है, कोई वाटर क्राफ्ट हो सकता है, यानी ये तीनों चीज़ों के सही आंसर, इसलिए इसमें लिखा है ऑल ऑफ दिस। ये एक जहाज़ के लिए वर्ड यूज़ किया गया है ना। तो बोट भी कह सकते हो, वाटर क्राफ्ट कह सकते हो, कैनोई कह सकते हो, सबका एक ही मीनिंग होता है, पानी में चलने वाले यंत्र।
तो ऑल ऑफ दिस। वेयर वॉज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, नरेटर कहाँ जा रहा है, तो नरेटर जा रहे हैं एंटार्क्टिका, लिखा है इसमें साफ साफ। हम कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है एंटार्क्टिका, तो साफ साफ लिखा हुआ है। अब बच्चों क्वेश्चन आंसर्स की बारी है ना, तो थोड़ा फास्ट फास्ट हम देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वॉज अनयूजल अबाउट स्कूल दैट डे, उस दिन अनयूजल क्या था। ही नोटिस दैट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल काम एंड क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग वाइल ऑन अदर डेज इट इज़ यूज टू बी ग्रेट हॉस्टल एंड बस्टल। मतलब ये बहुत ही शांतिपूर्व दिन था उस दिन, स्टिल काम क्वाइट है ना, कोई किसी चीज़ की जल्दी में नहीं था। द साउंड कुड बी हर्ड आउट ऑन इन द स्ट्रीट, मतलब आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, गलियों से आवाज़ें जो है वो भी सुनाई दी जा रही थी। पहले इतना शोर शराबा होता था, स्कूल की आवाज़, बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ पाती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क lessons repeated in unison very loud and the teacher's great ruler rapping on the table made a great noise, but on that day the whole school looked so strange and solemn it was quite unusual and surprising। तो बच्चों ये था आपका फर्स्ट आंसर, ठीक है। आप चाहें तो इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जो बच्चे ज़्यादा अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ इसको यहाँ तक कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है बच्चों, फुल मार्क्स तो इसी से मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाई डिड साहेब पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया, वो इंडिया क्यों आ गए, तो इसका आंसर देखिए बच्चों। साहेब्स होम वॉज सेट अमाइड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, है ना। हिज मदर टोल्ड हिम दैट मेनली स्टॉर्म्स हैड स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम बोर्न, जो स्टॉर्म यानी तूफान आते हैं उनमें अपने घर को स्वेप्ट कर दिया जाएगा। स्वेप्ट यानी सफाया हो जाएगा, उड़ा के ले जाएंगे, हमारा घर हमारी ज़मीन सब चली जाएंगी। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से, हिज पेरेंट वर फोर्स टू लीव ढाका, उनके पेरेंट्स को फोर्स टू लीव, लीव यानी छोड़ना, ढाका छोड़ना पड़ा, एंड माइग्रेट टू इंडिया, और इंडिया आ गए, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर दे नाउ लिव, है ना, जहाँ पर वो अब रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why was Douglas determined to get over his fear of water? So student, next is what? Why was Douglas determined to get over his fear to water, मतलब वो क्यों उसने ऐसा निश्चय किया कि वो अपने पानी के डर को दूर भगाएगा। Douglas found that his fear of water had spoiled his joy of fishing, बोटिंग एंड स्विमिंग, मतलब उसका जो पानी का डर है ना वो उसके सारे मज़े ख़त्म कर रहा है। स्पॉइल्ड मतलब ख़त्म कर रहा है, किस चीज़ के मज़े, जो मज़े वो ले सकता है फिशिंग करके, बोटिंग करके या स्विमिंग करके। सो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर। इसके बाद आपने देखो यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन में मिल जाएगा, सो ही, उसके बाद वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज फियर ऑफ वाटर, बस डगलस नहीं आएगा, है ना, आप देख सकते हैं डगलस को छोड़ के सो ही के बाद वॉज, डगलस को हटा दो, डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर टू वाटर, सब यही मिल जाएगा क्वेश्चन में ही आपको आंसर। इसलिए बता रहा हूँ कुछ बच्चे इंग्लिश में बच्चे स्लो होते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। ये क्वेश्चन है बच्चों वो जो वहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, कि भैया ये रेड ट्रैप क्यों है दुनिया। व्हेन द पेडलर वाज गोइंग ऑन हिज वे ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रैप्स, उसने अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोचा जो उसने लोगों के साथ ट्रैपिंग की है, ठीक है। सडनली एन आइडिया केम इन टू हिज माइंड दैट द होल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो लाइक अ रेड ट्रैप, पूरी दुनिया भी इस रेड ट्रैप की तरह ही है। Some had already been caught, कुछ पहले से पकड़े जा चुके हैं, in the snare and the other were still moving round the pit, और बाकी अभी भी घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, Why did गांधी chide the lawyer of मुजफ्फरपुर, तो इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर हुआ
द लॉयर्स, इसका रीज़न क्या है कि क्यों वो लॉयर्स, ठीक है, तो द लॉयर्स वर टेकिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर पीसेंट, मतलब वो जो गरीब पीसेंट्स थे उनसे बहुत ज़्यादा हाई फीस ले रहे थे वकील उनका केस लड़ने के लिए। गांधी जी साइडेड देम फॉर दिस, ही ऑल्सो टोल्ड देम इफ दे वुड कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस इट वुड बी नॉट बी गुड टू गो टू कोर्ट। तो इसका से अच्छा तो कोर्ट जाने से फ़ायदा क्या है, आप उनको इनसे इतना ज़्यादा पैसा ले लोगे तो कोर्ट जाने का फ़ायदा ही नहीं है। व्हेन द पीसेंट्स वर इन फियर, है ना, तो बच्चों इसका आंसर यहीं तक ही है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये उसके बाद का आंसर है कि क्या कंक्लूजन इससे निकला, तो ये उसके बाद का आंसर है। आपको अगर आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का जो पेपर में आया है, तो यहाँ तक क्वेश्चन था व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर, तो ये आंसर यहाँ से यहाँ तक रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द पोएट एंड पैनकेक्स व्हाट डू पैनकेक्स रिफर टू। बच्चों अब ये बताऊँ मैं आपको, आपके बुक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ है, व्हाट डू पैनकेक्स रिफर टू। लेकिन बच्चों आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इन द पोएट एंड पैनकेक, कुछ बच्चे ये भी नहीं समझ पाते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों क्वेश्चन यही है, बस ये सिर्फ लेसन का नाम दे दिया। ये क्या करा है, उन्होंने लेसन का नाम दिया है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, इस टाइप का आंसर आपको आपकी गाइड बुक में होगा कि व्हाट डज पैनकेक रिफर टू। तो पैनकेक्स रिफर टू द ब्रांड नेम, पैनकेक क्या है, ब्रांड नेम है, ऑफ द मेकअप मटेरियल विच द जेमिनी स्टूडियोज ब्रॉट इन ट्रक लोड फॉर द मेकअप ऑफ द आर्टिस्ट वर्किंग इन द स्टूडियोज। ठीक है, ये उसका ब्रांड नेम होता था। ठीक है, किस चीज़ के होता था, तो ये मेकअप मटेरियल का ब्रांड नेम है जो कि जेमिनी स्टूडियो ले जाता था ट्रक में भर के अपने आर्टिस्ट के मेकअप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द ऑप्शन दैट सोफी वर ड्रीमिंग ऑफ। सोफी किन चीज़ों का ड्रीम कर रही थी। ठीक है, सोफी के ड्रीम के लिए क्या क्या चीज़ें थी, सोफी अपने ड्रीम के लिए क्या क्या चीज़ें सोच के बैठी थी, तो ये उसका ड्रीम रहा बच्चों। शी वॉज ड्रीमिंग टू बाय अ बुटीक, वो एक बुटीक खरीदना चाहती थी। शी हैज़ ऑल्सो ड्रीम टू बी एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिज़ाइनर। शी हैज़ ऑल्सो ड्रीम टू बी एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिज़ाइनर, वो चाहती थी कि वो या तो एक कोई एक्टर बन जाए या कोई बड़ी फैशन डिज़ाइनर बन जाए। शी ड्रीम दैट टू बिगेन विथ, वो एक और ड्रीम देख रही थी कि अगर ये पूरा नहीं हुआ तो शी कुड एटलीस्ट बी अ मैनेजर, कोई बड़ी कंपनी में मैनेजर बन जाए, मैनेजर विद द सम बिग कंपनी। ठीक है बच्चों, चलिए ये अपने क्वेश्चन थे, इसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन करना है, ये याद रखना बच्चों, एनी 5 लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे मेन बुक के थे। अब ये पोइट्री आ गई है। इन द पोएम माई मदर एट 66 वॉट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील, पोएट को किस प्रकार का दर्द था, है ना, पोएट को किस प्रकार का दर्द था। तो बच्चों फिर से मैं बता दूं, उन्होंने फिर आपके साथ थोड़ा सा गेम किया है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो, बस ये पोएम का नाम लिख दिया, कुछ बच्चे इसको पढ़ के आगे नहीं पढ़ते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन ये है, वॉट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइटेस फील। ठीक है, द पोइटेस फील बच्चों, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत दिया जा रहा है इस बार, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को पूरा और ध्यान से पढ़ना। द पोइटेस सीज हर मदर सिटिंग बिसाइड हर, मतलब वो देखती है कि उनकी जो मदर उनके पीछे की गाड़ी की सीट पर बैठी हुई है। शी इज़ डोजिंग, मतलब ऊँग रही हैं। हर माउथ इज़ ओपन, उनका माउथ जो है खुला हुआ है। हर फेस इज़ पेल लाइक अ डेड बॉडी, उनका चेहरा पेल हो गया है, बिल्कुल फीका पड़ गया है डेड बॉडी की तरह। शी इज़ एजिंग, उनकी बहुत ज़्यादा एज भी हो गई है। दिस इज़ द पेन एंड एक दैट द पोइटेस फील, और यही वो दर्द है जो पोइटेस को फील हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज सैडनेस दैट द पोएट रिफर टू इन द पोएम कीपिंग क्विट। कीपिंग क्विट पोएम के अंदर क्या दर्द, सॉरी क्या सैडनेस है ना, सैडनेस क्या है पोएम के अंदर वो बताइए। तो बच्चों ये रहा आपका आंसर, द सैडनेस दैट पोएट रिफर इन द पोएम इज दैट दोज हु रिमेन ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली, बच्चों वर्ल्ड क्या क्या एलवाई लगा, वर्ल्डली एक्टिविटीज
कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्फ, मतलब ये बात हो रही है, ये दुख उनको ये हो रहा है कि जो लोग सिर्फ दुनिया के कामकाज में ही लगे हैं वो अपने आप को नहीं समझ सकते। अंडरस्टैंड देमसेल्फ, वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ ओनली इफ वी स्टॉप ऑल एक्टिविटी, हम अपने आप को तब समझ सकते हैं जब हम हमारे सारे काम रोक दें। स्टॉप ऑल एक्टिविटी, स्टॉप यानी बंद कर दें सारी एक्टिविटीज को। फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड डू सम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, और हम कुछ शांतपूर्ण बैठ जाएं कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, है ना, और अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन मतलब समझे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों हमारा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूमिंग कम कर देते हैं। व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। अब बच्चों इस क्वेश्चन में भी उन्होंने क्वेश्चन यहाँ तक है, गिव अस तक, ये अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स डाल दिया है, तो ये कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स इमेंस प्लेजर टू अस एंड दैट रिमेन्स फॉर एवर, इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एवरी मोमेंट। तो क्या बोला उन्होंने कि कोई ब्यूटीफुल थिंग हमें क्या देती है, इमेंस प्लेजर, बहुत ही आनंद देती है, जो कि हमारे पास हमेशा रहता है। रिमेन मतलब रहना, फॉर एवर मतलब हमेशा, जो हमारे पास हमेशा रहता है वो आनंद। इट्स ब्यूटी नेवर फेड, उसकी जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, वो कभी फेड नहीं होती, फीकी नहीं पड़ती है, ड्यू द पासेज ऑफ टाइम, समय के बढ़ते रहने पर भी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एवरी मोमेंट, और उसका अच्छापन, लवलीनेस मतलब उसका अच्छापन हमेशा बढ़ता रहता है बच्चों। नेक्स्ट इज व्हाट, ऑफ व्हाट और ऑफ वूम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विथ, जो आंट जेनिफर थी वो किस चीज से डरी हुई थी, है ना, और क्या थी, और कौन चीज थी जिससे वो डरी हुई थी। कुछ उसका आंसर है, थोड़ा जूम कर लूं मैं। तो आप इस लाइन को काट दो, पूछा ही नहीं उन्होंने। अगर वो बोलते हैं थर्ड स्टेंजा तो भी काट देना, कोई जरूरी नहीं हम ये लिखें इन द थर्ड स्टेंजा, हमारा आंसर यहाँ से चालू होगा। आंट जेनिफर इज टेरिफाइड, आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ द हार्ड और ordeals that she got in her married life. She has got the old unhappy memories which are still fresh in her mind. ठीक है बच्चों, तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास आ गए हैं थोड़े से बड़े क्वेश्चन बच्चों, जिनको हमको एटलीस्ट, सॉरी अभी तो ये 30 वर्ड्स के सेंटेंस है, सॉरी ये अपने विस्टास के हैं बच्चों, विस्टा जो सप्लीमेंट्री रीडर उसमें से। वाई डज द थर्ड लेवल रिफर टू, वो डज द थर्ड लेवल रिफर टू, थर्ड लेवल किस चीज़ के बारे में बता रहा है ना, तो ये रहा उसका आंसर। द थर्ड लेवल रिफर टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये किसी सेंट्रल स्टेशन का सबवे बता रहा है, कोई रास्ता बता रहा है। ठीक है, in what condition did Dr. Sadao and Hannah find the white man at the seashore? So student, here the answer. In what condition did Sadao and Hannah find the white man at the seashore? He found that the man was deeply wounded. उन्होंने कैसा पाया कि वो जो व्यक्ति उनको मिला था, है ना, वाइट मैन, सी शोर पर मतलब समुद्र के किनारे पर, वो डीपली वाउंडेड, बहुत गहरा वाउंडेड था। द सैंड ऑन द वन साइड ऑफ हिम हैड अ स्टेन ऑफ ब्लड सोकिंग थ्रू, ही वॉज लाइंग मोशनलेस एंड हिज फेस वॉज इन द सैंड, ही वॉज इन वेट रैग्स, in old cap was stuck to his head. When Sadao turned his head, he saw that he was a white man. ये उसकी कंडीशन थी जो उन्होंने देखा था। सो नेक्स्ट पे चले बच्चों, हाउ डज डैरी गेट हिज फेस बर्न्ड। सो our next answer is, how does Derry get his face burnt? The face of Derry did not get burnt with fire. Once Derry himself unknowingly got acid all down on the side of his face and the acid burnt it all away. मतलब कि किसी आग से नहीं जला था, उसने अननोइंगली, बिना जाने समझे, एसिड को अपने चेहरे पे लगा लिया था, है ना, उसके चेहरे पे लग गया था, यूँ कह सकते हैं वो।
चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा, अब हमको थोड़े बड़े आंसर देना होंगे बच्चों। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 75 वर्ड्स, 75 वर्ड्स में हमको आंसर देना है। हमारा पास क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड द हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहेब। मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ा दूं आपको बच्चों, जूम की वजह से नहीं पढ़ पाए होंगे। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का एटीट्यूड कैसा था उसकी सिचुएशन के बारे में, खुद की, डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहेब, साहेब की सिचुएशन और उसकी सिचुएशन, और उन दोनों की सिचुएशन में उनकी सोच अलग अलग थी, वो आपको बताना है बच्चों। थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा। तो मुकेश हैड रिजोल्यूशन पावर, मतलब मुकेश के पास एक रिजोल्यूशन पावर यानी कुछ कर दिखाने की पावर थी बच्चों, जो सोच लेता था वो करता था। एंड हैड अ डेयरिंग एटीट्यूड, और उसका एटीट्यूड डेयरिंग था, हिम्मत वाला था। टू ड्राइव अ कार, वो कार चला सकता था। हिज फैमिलीज प्रोफेशन वॉज टू मेक बैंगल, उसकी फैमिली का प्रोफेशन चूड़ियाँ बनाना था। बट हिज ड्रीम सीम लाइक अ मिराज, हिज पेरेंट्स बिलीव्ड इन कर्मा, उनके पेरेंट्स कर्मा में काम करने में बिलीव करते थे। मुकेश वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर का मैकेनिक बनना चाहता था। ही वांटेड टू गो टू गैरेज एंड लर्न, वो सीखना चाहता था गैरेज पे जाके मोटर का काम। ही डिडंट बॉदर हाउ फॉर इट वॉज, भले ही वो कितना भी दूर क्यों ना हो। ऑन दी अदर हैंड साहेब वॉज अ रैक पिकर, वो एक रैक पिकर था, है ना। ही गॉट अ जॉब टू वर्क एट अ टी स्टॉल, उसने एक चाय की दुकान पे काम करना स्टार्ट किया। ही वॉज पेड 800 देयर विथ ऑल हिज मील, उसके खाने और सबके साथ उसको 800 रुपये मिलते थे। बट हिज फेस लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर केयर फ्री लुक नहीं था, अच्छे भाव नहीं थे, वो चिंता में रहता था, केयर फ्री नहीं था, चिंतित था हमेशा। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ही फेल्ट दैट हिज लाइफ अंडर हिज मास्टर वॉज नॉट अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, मतलब वो जिसके अंडर काम कर रहा था उसके अंडर उसकी लाइफ खुश नहीं थी, हैप्पीनेस नहीं थी। सो ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, इसलिए वो अपना खुद का मास्टर नहीं रहा। मुकेश वॉन्टेड टू बी इट्स ओन मास्टर वाइल इट वॉज अपोजिट ऑफ साहेब, जो कि साहेब से बिल्कुल अलग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ डज अ पेडलर इंटरप्रीट द एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्रॉफर द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। बच्चों ये आंसर मैंने लिखा हुआ है, तो बच्चों इसका आंसर देखिए। द पेडलर रियलाइज दैट फॉर द क्रॉफ्टर इट वॉज हिज क्रेविंग फॉर द कंपनी, मतलब पेडलर ने क्या देखा कि क्रॉफ्टर के लिए ये उसकी एक, उसके लिए कंपनी जैसा था कि वो उसके साथ रहा, क्योंकि उसने उसकी मदद क्यों की, क्योंकि उस क्रॉफ्टर को पेडलर से कंपनी मिल रही थी, साथ में काम करने का व्यक्ति मिल रहा था। दैट लेड हिम टू ऑफर हिज हॉस्पिटैलिटी, जिसकी वजह से उसने पेडलर के प्रति अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाई। द आयरन मास्टर्स हॉस्पिटैलिटी, आयरन मास्टर ने जो उसकी प्रति अपना अच्छा भाव दिखाया, वो अपेरेंटली इज लिमिटेड टू हिज एक्विस्टेंसेस, मतलब उसकी समझ के हिसाब से, उसके एक्विस्टेंसेस मतलब समझ के हिसाब से थोड़ा ही था। इट वॉज ओनली द डॉटर, ये आयरन मैन की जो बच्ची थी, हु जेन्युइनली ऑफर्ड वार्मथ एंड गुडनेस टू द पेडलर, वही एक अच्छी मतलब बिना किसी वजह से थी, उसने अच्छे से उसको क्या किया, जेन्युइनली ऑफर किया, वार्मथ गर्म चीज़ें दी, है ना, और गुडनेस उसके साथ दिखाई, है ना। इट वॉज ओनली द डॉटर हु जेन्युइनली ऑफर्ड वार्मथ, है ना। यहाँ पर डॉटर ऑफ आयरन मैन कर सकते हो आप, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। तो ये आपका नेक्स्ट आंसर था बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट वाज सोफीज ड्रीम, ये आपका क्वेश्चन वहाँ भी पीछे आया था लेकिन अब थोड़ा बड़ा है। हाउ वाज इट अनरियलिस्टिक, ये अनरियलिस्टिक कैसे था। तो पहले तो थोड़ा सा आंसर वही रहेगा जो था वहाँ पर। शी वॉज ड्रीमिंग टू बाय अ बुटीक, वो एक बुटीक खरीदना चाहती थी। शी हैज़ ऑल्सो ड्रीम्ड दैट टू बी एन एक्ट्रेस और फैशन डिज़ाइनर, कि वो एक एक्ट्रेस बन जाए, कोई हीरोइन बन जाए या कोई फैशन डिज़ाइनर बन जाए। शी ड्रीम्ड दैट टू बिगन विथ शी कुड एटलीस्ट बी अ मैनेजर विथ सम बिग कंपनी, और उसने ये सोचा कि वो अगर किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर बन जाए तो भी अच्छा रहेगा। ये तो हो गया उसका ड्रीम, ये तो हो गया उसका ड्रीम। अब ये अनरियलिस्टिक क्यों था, अनरियलिस्टिक मतलब ये असलियत में क्यों नहीं था, क्योंकि इट वॉज अनरियलिस्टिक एज शी वॉज फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी। एंड डिडंट हैव मतलब उसके पास इतने पैसे नहीं थे, डिडंट हैव द मनी
रिक्वायर्ड टू ओन अ बुटीक, जिससे कि वो एक बुटीक खरीद सके, इतने पैसे उसके पास नहीं थे बच्चों। चलिए फिर हमको देखना है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम कीपिंग क्विट। कीपिंग क्विट जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया आपको बताना है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्विट। बच्चों यहाँ से यहाँ तक मत करना, कोई काम नहीं है। मैंने ये आंसर आप लोगों के लिए थोड़ा छोटा और अच्छा किया है कि जिससे आपको कम से कम याद करना पड़े। ही सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ, उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, एट एवरी ड्वेलिंग प्लेस वी शुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट। मतलब हमको कभी ना कभी तो या कभी कभी हमको थोड़ा साइलेंट भी हो जाना चाहिए, मोशनलेस रुक जाना चाहिए कुछ समय के लिए। ही आस्क ऑल द ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप ऑल वर्ल्डली एक्टिविटी, वो सबसे क्या कहते हैं कि दुनिया भर की एक्टिविटी को छोड़ दो कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम एंड स्पेंड अ फ्यू मोमेंट इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, है ना। इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, ये हमको अपने आप को समझने में मदद करेगा। वी आर ऑलवेज इन हरी, हम बहुत जल्दी में रहते हैं। ही सेज दैट स्टिलनेस, स्टिलनेस मतलब रुकना, एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान इंसान के बारे में सोच सके, इस चीज़ के लिए रुकना बहुत ज़रूरी है। जो काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बोली है, हमको ये बात समझना तो चाहिए। अगला है What are the difficulties that Aunt Jennifer faced in her life? तो ये रहा उसका आंसर। What are the difficulties that Aunt Jennifer faced in her life? Aunt Jennifer spent her life in accordance to the rules laid down by her husband, मतलब उनके हस्बैंड ने जो जो रूल laid down मतलब बनाए थे उन्हीं के हिसाब से उनको अपनी ज़िंदगी spent मतलब बितानी पड़ी। हर लाइफ वॉज ओवर बर्डनड बाय डिमांड एंड ड्यूटीज़, उसकी जो लाइफ थी वो ओवर बर्डन मतलब बहुत बोझा था उसके ऊपर डिमांड का, लोग उस मतलब उनके जो फैमिली में डिमांड करते थे उनको बहुत सारी ड्यूटीज़ काम दे दिया था। एंड लैक्ड सेल्फ एक्सप्रेशन, शी वॉज फीबल एंड वॉज ऑप्रेस्ड बाय हर हस्बैंड, मतलब अपने हस्बैंड से भी काफ़ी परेशान थी वो। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वीडियो का आज का, लास्ट 2 क्वेश्चंस। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल टाइटल को हमको जस्टिफाई करना है। ठीक है, सो हियर इज द आंसर, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। चलो बच्चों इसका जस्टिफाई करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। द थर्ड लेवल सिग्निफाइज एन स्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, मतलब ये सिग्निफाई करता है कि हमको चले जाना चाहिए, स्केप यानी भाग जाना चाहिए, चले जाना चाहिए इस मॉडर्न दुनिया में से जहाँ पर बहुत सारी इनसिक्योरिटी है, मतलब डर है ना, लड़ाई, चिंता, इन सब के अलावा। द पीरियड ऑफ 1890s रिप्रेजेंट अ पीसफुल लाइफ नॉट पॉसिबल इन एन प्रेजेंट एरा, मतलब उस समय पर पीसफुल लाइफ जीना बहुत मुश्किल था। फ्रॉम दिस लेवल द प्रोटोगोनिस्ट वॉन्ट टू ट्रेवल टू गेल्सबर्ग इलियनियस विथ हिज वाइफ लूसिया, ठीक है, वो वहाँ से चले जाना चाहते थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। What values of life does the story टाइगर किंग गिव अस? टाइगर किंग जो स्टोरी हमें क्या वैल्यूज देती है, ठीक है, तो हियर इज द आंसर। What values of life does the story Tiger King give us? This story tells us that there is a dire need to conserve the wildlife on this earth, मतलब हमको बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें, हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर वाइल्ड लाइफ माने जानवरों को बचा के रखें। द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी इज कॉमिकल किंग whom the story writers call the tiger king, है ना, on the basis of mere prediction as he started killing tiger recklessly in his kingdom, मतलब वो अपने राज्य में टाइगर्स को बिना किसी उसी रेकलेस मतलब बहुत आसानी से या किसी तरीके से मार रहे थे। एज अ रिजल्ट द टाइगर्स इन हिज स्टेट बिकम एक्सटिंक्ट, उनके स्टेट में टाइगर खत्म होने वाले थे।
देन ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर इन द किंगडम ऑफ हिज फादर इन लॉ। तब वो उनके फादर इन लॉ के स्टेट में गए, मतलब उनके ससुर के स्टेट में जाके वहाँ उन्होंने मारना चालू किया। एंड देयर ऑल्सो द टाइगर्स बिकम, वहाँ पर भी ख़त्म होने वाले थे। द स्टोरी राइटर वॉन्ट्स टू टेल अस दैट देर इज़ अ नीड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ, मतलब कि हम लोग अर्थ पर इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखें। इन द एब्सेंस ऑफ दिस बैलेंस द लाइफ कांट सस्टेन, जिंदगी चल नहीं पाएगी। द ऑथर ऑल्सो एक्सपोजेस द फॉली, क्रुएल्टी एंड हार्टलेसनेस ऑफ ह्यूमन विथ रिगार्ड टू देयर एटीट्यूड टूवर्ड द वाइल्ड एनिमल, कि इंसान जो है वो जंगली जानवरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। और इसी के साथ बच्चों ये वीडियो खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए लाऊंगा मैं, जिसमें हम नेक्स्ट पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे।